हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक आज न्यू वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बात करने वाले हम आ चुके हैं 7th वीडियो पे। फार्माकोलॉजी का 4th सेमेस्टर जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं यूनिट, और ये शायद अगली या नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसको समराइज वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमने क्या क्या पॉइंट्स को डिस्कस किया और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जनरल फार्माकोलॉजी। आप जानते हैं फार्माकोलॉजी 1 जो है ये हमारा एक सब्जेक्ट है 4th सेमेस्टर बी फार्मा का, और इसी की यूनिट हम फर्स्ट जो है कंप्लीट करने वाले हैं। और यूनिट फर्स्ट तो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इजी है। जिसने डिप्लोमा करके जो है बी फार्मा कर रहे हैं उसके लिए तो काफी इजी रहेगी, और जो है फ्रेशर भी हैं वो भी बहुत इजीली समझ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस को देखेंगे तो बहुत इजीली जो है अंडरस्टैंड किया जा सकता है। मैंने काफी इजीली जो है बताने की कोशिश की, कोई भी बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजीज को ऐड नहीं किया है। जो एग्जैक्टली जिस चीज के लिए हम पढ़ रहे हैं वही चीज हमने समझने की कोशिश की है। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्योंकि हमने जो है पहले रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर लोकल और सिस्टेमिक के बारे में पढ़ा था, फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखा था। ये सारी जो चीजें हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखें और वीडियोस को शेयर जरूर करें, लाइक करें अगर अच्छी लगती हैं, और सब्सक्राइब भी करें डीप फार्मा ऑफिशियल का। तो फार्माकाइनेटिक्स जो है मैंने पहले भी डिस्कस किया था। ये क्या है? ये है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब बॉडी क्या करती है ड्रग के साथ, वो जो है इसमें फार्माकाइनेटिक्स में हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से फार्माकोडायनेमिक्स होती है, वो बॉडी के जो है ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है वो जो है फार्माकोडायनेमिक्स में डिस्कस किया जाता है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में 4 टर्म्स जो है इन्वॉल्व होती हैं, और ये टर्म्स कौन कौन से, जिसको हम एडीएमई भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। कोई भी ड्रग जो है अगर हम ओरल रूट से जो है ड्रग्स को ले रहे हैं तो इन जो है फेजिस से वो गुजरती है, वो जो है हमारी बॉडी में जाती है। एलिमेंट्री कैनाल जो फूड पाइप है हमारी, जो वो हमारी स्टमक में जाती है, डिसइंटीग्रेट होती है, फिर जो है इंटेस्टाइन में जाके डिसोल्यूट होकर एसिमिलेट होती है और ब्लड सर्कुलेशन में आती है, और उसका जो है बायोलॉजिकल इफेक्ट जो है थेरेपेटिक इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। अब वो कितनी अवेलेबल होती है वो तो ड्रग पर डिपेंड करता है, और उसकी कोटिंग पर डिपेंड करता है, कॉम्प्लेक्सेस पर डिपेंड करता है। तो वो सब जो है एक्टिविटीज हम आने वाले चैप्टर्स में भी डिस्कस करेंगे। ये कैसे फैक्टर अफेक्ट करते हैं ड्रग्स के, वो सब जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा ड्रग स्टडी ऑफ ड्रग जो होता है और उसका मैकेनिज्म और एक्शन यूजेस सब जो है इस चैप्टर पे और इस चैनल पे डिस्कस किया जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन के बारे में, क्योंकि आपने कोई ड्रग ली, वो गई फूड के जो है ओरल रूट से आपने जो है उसको इनटेक किया, और वो हमारे माउथ में गई, और माउथ के जाने के बाद जो है हमारी एलिमेंट्री कैनाल से जो है स्टमक जो है वहां पे गई, फिर वो जाके जो है इंटेस्टाइन में जाती है। ये आप सभी को पता है। ऐसी तरीके से फूड का भी जो है सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो हमने कोई भी ओरल रूट से जो है ड्रग ली, तो वो जो है ट्रांसपोर्ट कैसे होगी तो उस बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेम्ब्रेन जो है ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ पे जो है चीजें देखने को मिलती है। तो सेल जो आप जानते हैं, हाँ, जो सेल है उसकी मेम्ब्रेन भी होती है, और तरह तरीके से जो है वो सेल के अंदर जो है ड्रग को एब्जॉर्ब जो है किया जाता है, ड्रग एब्जॉर्ब होती है। तो किस किस तरीके से जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो ये है ट्रांसपोर्ट के बारे में, और ये 10 मार्क्स का या 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट किस किस तरीके के होते हैं, तो टाइप्स मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किए हुए हैं। तो पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीसरा है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, और चौथा है एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसको जो है थोड़ा समझना भी अलग तरीके से पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको एक बात जाननी है कि यहाँ पे जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट की जो है जरूरत नहीं होती। आप जानते हैं एटीपी जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में, यही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होते हैं, तो यही एनर्जी जो है। तो यहाँ पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें किसी भी तरीके की एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट भी 2 तरीके के जो है देखने को मिलते हैं, एक होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस क्या होता है? तो ओस्मोसिस आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। आपने रेजिन जो है, आप जानते हैं कोई भी जो है कंसंट्रेशन हाई टू लो की तरफ मूव होती है। आप सभी जानते हैं ओस्मोसिस, आपने जो है छोटी क्लासेस में भी स्टडी किया होगा। तो ओस्मोसिस में क्या होता है? आप जो है रेजिन डालते हैं, किसी वाटर में रेजिन को भिगाते हैं, तो वो जो है फूल स्वेलन हो जाता है। ये किस वजह से होता है? वो होता है ओस्मोसिस की वजह से। तो जो है आप कंसंट्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं कि जो है कोई भी चीज जो है हाई टू लो की तरफ मूव होती है। कहीं हायर कंसंट्रेशन हो तो वो कोशिश करती है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने की तरफ, और इक्विलिब्रियम जो है बनाने की कोशिश करती है। तो ओस्मोसिस जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो है एक मैकेनिज्म है, और
और ये क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होता है, उसके द्वारा जो है हमारी बॉडी में, तो काफी सिंपल प्रोसेस है। और इसी पैसिव डिफ्यूज ट्रांसपोर्ट में एक और जो चीज आती है वो है डिफ्यूजन, और ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है डिफ्यूजन को देखा जाता है। तो पूरी सेल मेम्ब्रेन में जो है ये डिफ्यूजन होता है। और ये जो ओस्मोसिस है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जहां होती है वहां पे जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये दो चीजें हमने समझ ली, इसके सब पार्टी हैं और इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो तरीके से, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में। और फिर हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहां पे हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यहां पे हमें एटीपी मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ कोई चीज जाती है तो वहां पे एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। आप किसी चीज को पुश करेंगे तो वहां पे एनर्जी लगेगी। कहीं पे ज्यादा कोई चीज है, मान लीजिए कहीं पे ट्रेन में काफी लोग हैं और बाहर कम है, तब भी हमें जो है जहां ज्यादा है वहां पे ही लोगों को पुश करना है, तो वहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यहां एक तरीके से एग्जांपल समझ लेते हैं, जहां पे पहले से ही किसी चीज की बहुता है तो वहां पे किसी चीज को भेजना है तो हमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। तो ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की प्लस प्रोटीन कैरियर्स होते हैं उसकी रिक्वायर्ड होती है। तो यहां पे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है हमें कुछ ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हमें जो है एनर्जी जो खुद ही बॉडी करती है, वो वहां पे जो है एनर्जी की मदद से जो है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो है उसको भेजती है एनर्जी की मदद से। फिर यहाँ पे फैसिलिटेट, तो फैसिलिटेट क्या होता है, किसी चीज को जो है फैसिलिटेट करना, मतलब उसको ईजी करना। तो यहाँ पे जो है किसी की मदद से जो है करना, तो यहाँ पे जो है कैरियर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं SLC, जो सॉल्यूट होते हैं, सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट कैरियर्स होते हैं, उसकी मदद से जो है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और यहाँ पे बेसिकली जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है एम्बेडेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, उसी की मदद से जो है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है। वहाँ पे जो है उसकी मदद से जो है चीजें जो है अंदर से बाहर जो है उसका जो है इन्फ्लक्स देखने को मिलता है। तो वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में हमें कैरियर की जरूरत होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी तरीके की एनर्जी की रिक्वायर नहीं होती। फिर यहाँ पे एंडोसाइटोसिस की, आपने फैगोसाइटोसिस के बारे में, अमाइवा के बारे में पढ़ा होगा, वो जो है किसी चीज को इनगल्फ करते हुए चलता है। तो इसी प्रोसेस को यहाँ भी जो है एंडोसाइटोसिस में भी जो है, एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब किसी सेल का जो है सेल के अंदर इनसाइड लेना। तो यहाँ पे एनगल्फमेंट बाय सेल मेम्ब्रेन जो है मॉलिक्यूल्स, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ना किसी चैनल के द्वारा अंदर हो सकते हैं क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, तो वो एनगल्फ किए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के द्वारा और इस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, जो कि एक तो एब्जॉर्प्शन का पार्ट है और ये हमें देखने को मिलता है पैसिव ट्रांसपोर्ट के मदद जो है देखने को मिलता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से, या फैसिलिटेटेड होता है या एंडोसाइटोसिस होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और कभी कोशिश करेंगे कि इसको पूरा एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करेंगे। अभी जो है हमने इसके पार्ट्स को देखा और क्या क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो हमने समझने की कोशिश की। तो एब्जॉर्प्शन का हमने ये पार्ट जो एब्जॉर्प्शन देख लिया। एब्जॉर्प्शन आप जानते हैं, बॉडी के अंदर कोई भी चीज हमारे इंटेस्टाइन से जो है वहीं से सारी चीजें जो है ब्लड सर्कुलेशन में जाती हैं। तो इंटेस्टाइन से जो है ब्लड सर्कुलेशन में किस तरीके से जाती हैं, तो ये सारी जो चीजें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के माध्यम होते हैं और इस तरीके से जो है ब्लड सर्कुलेशन में वो चीजें जाती हैं, फिर वो सेल मेम्ब्रेन में जाती हैं, वहां भी ये सारी चीजें जो देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। फिर हम आने वाली वीडियोस में जो है यहाँ पे डिस्टिलेशन लिख दिया, जो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन और जो है मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे और मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बारे में भी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये है फार्माकोकाइनेटिक्स का ADME प्रोसेस। उसमें एक पार्ट जो है एब्जॉर्प्शन और उसके ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने देखा, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में देखा इस वीडियो में। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें, ऐसी वीडियोस जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। और बी फार्मा का जो भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का हम जो है कंप्लीट करेंगे। कुछ दिन के लिए मैं जो है ऑफ पे भी रहूंगा क्योंकि मैं आउट ऑफ दिल्ली जा रहा हूं। उन दिनों जो है हम शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से वहीं पे जो है हम लाइव वीडियोस भी कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें, जिससे मेरा लाइव स्ट्रीम जो है इनेबल हो जाएगा और हम लाइव वीडियोस से भी जो है अपने क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे। वहां पे आप अपने क्वेश्चंस लाइव वीडियो में पूछ सकते हैं, जो कि आपको बस 100 सब्सक्राइबर और चाहिए, जिससे हम जो है 1000 सब्सक्राइबर पे पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और ऐसी वीडियोस देखते रहना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हरे कृष्णा।